हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो पीवाईक्यू की सीरीज में अभी हम एज यू ऑल नो कि ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं एज देयर आर अपकमिंग मैनी एग्जामिनेशंस इन द सेक्शन। अभी एक के बाद एक कई परीक्षाएं हैं और इसलिए ओवरऑल जीएस के पर्पज से भूगोल या ज्योग्राफी की अभी पीवाईक्यू को हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्वियसली दीज आर बेस्ड ऑन द घटना चक्र, ये घटना चक्र पर आधारित है। तो उसका बेनिफिट ये है कि आपको अलग अलग प्रकार के एक जैसे एक स्तर के जो प्रश्न अब तक पूछे गए हैं उसकी यहां पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं भूगोल के। तो सामान्यतः इसके अंदर जो 4-5 बड़े पीसीएस हैं, यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वो बड़ी मात्रा में कवर हो रहा है एज वेल एज यूपीएससी कवर हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम शुरू कर रहे हैं। कुछ सवालों को हम ऑब्वियसली बात है इंडियन ज्योग्राफी वाले सेक्शन से शुरू कर रही हैं क्योंकि इसका वेटेज पीसीएस वगैरह के अंदर ज्यादा होता है और प्लस में तुलनात्मक तौर पर समझना कनेक्ट करना बच्चों के लिए आसान होता है और कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है। आपको ये सवाल इंग्लिश यहाँ पर हिंदी में है, लेकिन जो कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो आवश्यक होंगी वो मैं अंग्रेजी के अंदर भी बता दिया करूंगा आवश्यकता अनुसार। ठीक है, लेकिन दो मीडियम में डालने पर बहुत टेक्स्ट हो जाता है जो इश्यू क्रिएट करता है। ठीक है, और हम लोग इजी से डिफिकल्ट की तरफ बढ़ेंगे। पहले आसान प्रश्न है और फिर धीरे धीरे आगामी क्लासेज में मुश्किल प्रश्न भी आने शुरू होंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा सवाल है कि देयर आर सर्टेन स्टेटमेंट्स, यहाँ पर 4 अलग अलग कथन दिए हुए हैं। इन कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही नहीं है? 4 कथन दिए हैं और क्या पूछ रहा है वो कि इन 4 कथनों में से कौन सा कथन है जो भारत के बारे में सही है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न हो गया है। तो कथन पढ़ने हैं, फिर कोड दिया है, उसके हिसाब से हमको एक्सप्लेन करना है। पहला, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। अब बहुत समझदारी वाली बात है, एक एक को आपको सही या गलत करना है। तो हमको पता है भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 5वां सबसे बड़ा देश नहीं है। ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब जहां जहां पर एक ऑप्शन में दे रखा है इसका मतलब वो कोड भी क्या होंगे? गलत होंगे। तो ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता। ये बहुत आसान तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड से आपको पेपर में समय बचाने का। दूसरा, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। ये स्टेटमेंट ठीक है। जो हमारी भारत की 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन है वो दुनिया की क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है। तीसरा, समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। इसके लिए वर्ड है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल जोन या ट्रॉपिकल रीजन। क्या होता है ट्रॉपिकल रीजन? जिन बच्चों ने भूगोल थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा उनको पता है 0 डिग्री के ऊपर 2 लाइनें होती हैं, 2 ट्रॉपिक्स होते हैं। कौन कौन से ट्रॉपिक्स हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 नॉर्थ। ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हिंदी में कहते हैं मकर रेखा। थोड़ा सा पेन मेरा मोटा है, इसको हम थोड़ा पतला कर लेते हैं। ठीक है, मकर रेखा। तो ये जो दोनों लाइनें हैं, ये 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसके बीच का जो इलाका है ये क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल रीजन या ट्रॉपिकल जोन, या इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। एक बात। दूसरा, अब क्या कह रहा है? पूरा भारत इसमें स्थित है। तो हमको पता होना चाहिए कि भैया भारत किस अक्षांश से किस अक्षांश के बीच में है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है उसका। तो हम सबको पता है कि जो हमारा इंडिया है, प्यारा भारतवर्ष है, वो 8 डिग्री से मेनलैंड शुरू होता है। अंडमान निकोबार को भी जोड़ लेंगे तो 6 डिग्री से मेनलैंड, यानी कि 0 से ऊपर शुरू हो रहा है। खत्म कहां पर हो रहा है? 37 डिग्री के आसपास खत्म होता है। ठीक है, तो पूरा भारत ट्रॉपिकल में है? नहीं है। ट्रॉपिकल कहां तक होगा? 23.5 डिग्री तक, यानी कि जो उत्तरी भारत है वो क्या हो गया? वो ट्रॉपिक को पार कर जाता है, ट्रॉपिकल के बाहर स्थित है। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। आंसर मिल गया हमको। चौथा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, तब भी पढ़ लेते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम
को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये स्टेटमेंट ठीक है। जो इंडिया है 82.5 डिग्री की लॉन्गिट्यूडनल लाइन, देशांतर रेखा यहां से गुजरती है 82.5 डिग्री ईस्ट, और इसी के आधार पर पूरे देश में टाइम क्या होगा वो हम निर्धारित करते हैं। आप सबने देखा होगा मोबाइल में टाइम सेट करने पर क्या लिखा होता है, 5:30 GMT, ब्रैकेट में कई बार कोलकाता या दिल्ली लिखा मिल जाता है ना। ये उस लाइन की बात की जा रही है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया जी, डी, 2 और 4। तो कितनी आसानी से, अगर हमको कई बार 4 स्टेटमेंट नहीं भी आते हैं, अगर हमको 1 या 2 स्टेटमेंट भी ठीक तरीके से आते हैं और उस विषय की थोड़ी सी भी समझ है, तो वी कैन आंसर दैट क्वेश्चन। हम उस प्रश्न का बहुत आराम से, सरलता से उत्तर दे सकते हैं। वो ध्यान से पढ़ने वाला होता है, बस ये है। जहां भी ऐसे स्टेटमेंट हो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ता है, समझदारी से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, अब पहला जो प्रश्न था वो प्रश्न बहुत आसान था, लेकिन अगर कोई पढ़ने में गलती करता तो उसके लिए मुश्किल हो जाता। सारा खेल उसका है। अगर आपको भारत के अक्षांशों का नहीं पता होता, 90% बच्चे यहां पर गलती कर जाते हैं थर्ड स्टेटमेंट के अंदर, और यही स्टेटमेंट पूरे सवाल का उत्तर बदल देती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी एरिया वाइज भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। मैंने अभी आंसर किया था पिछले सवाल में, कौन सा स्थान है भाई, 7th है ना। हम दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। हमसे बड़े 5-6 देश और भी हैं। ठीक है, रशिया उसमें टॉप पर है। ठीक है, तो ये हो गया। तो कई बार क्या होता है कि पिछले सवाल भी आपको उत्तर देते हैं। ठीक, अभी बीपीएससी के पेपर में ऐसे ही हुआ था, जो हाल ही में एग्जाम हुआ है, उसमें 5-7 सवाल ऐसे थे जिनके उत्तर उसी पेपर में अवेलेबल थे किसी और सवाल के अंदर। तो हमको यह पता लग गया इस सवाल से कि भाई 5वां तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो उसका आंसर हो गया, मैं फिर से बता दे रहा हूं, सी इसका सही उत्तर है। एरिया वाइज भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अब ये थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, एरिया पे ही सवाल चल रहा है। तो क्षेत्रफल, संसार के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%। अभी हमने पिछले सवाल में किया भी था, लेकिन आगे क्या कह रहा है, अगला सवाल है इंडिया की पॉपुलेशन के ऊपर। अब ये पॉपुलेशन 2011 आधारित है, क्योंकि नए आंकड़े अभी तक आए नहीं है, आधिकारिक आंकड़े। ठीक है, तो संपूर्ण मानव जाति का कितने प्रतिशत आबादी हमारे यहाँ रहती है। तो जिसको ये पता, या तो पता होगा या पता नहीं होगा, सीधी सी बात है। ऐसा सवालों में यही होता है, या आंसर आता है या नहीं आता है। इसका आंसर भी है, ठीक है, कि जो हमारी पॉपुलेशन है, दुनिया की पॉपुलेशन है, उसका हम 17% है। प्रोबेबली बहुत जल्दी ही हम इसको पार कर जाएंगे, क्योंकि हमारी आबादी अब 1.5 अरब के आसपास हो चुकी है, और आधिकारिक आंकड़े भी जल्दी इसके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रही हैं। अभी यहाँ पर जो नंबर लिखे हैं बच्चों, आप लोग उसकी चिंता नहीं करेंगे क्वेश्चन का नंबर अलग अलग क्यों है, क्योंकि हमने क्या किया है, टॉपिक वाइज सवाल उठाए हुए हैं। वहां तो पूरा क्वेश्चन बैंक होता है, तो चूंकि एक जैसे जुड़े हुए टॉपिक्स, अभी हम भारत की जो बेसिक जानकारी है, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, जनसंख्या, राज्य, सीमा, इस सब की चर्चा कर रहे हैं आज की क्लास में। तो सवाल के नंबर की चिंता नहीं करना है, सवाल पे फोकस करना है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जब भी हम सवाल पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होता है, वैसे तो ऐसे टर्म्स को वो लोग भी इटैलिक करके रखते हैं, बोल्ड और इटैलिक, ताकि अलग से दिखाई दे। लेकिन आप सब भी जब भी प्रश्न पढ़ेंगे तुरंत क्या करना है कि सवाल क्या है उसको या तो अंडरलाइन करना या उस पर ऐसे गोला करना, ताकि गलती होने की संभावना ना रहे। चलिए, तो क्या है स्टेटमेंट सही नहीं बताना है अपने को। ठीक है, तो पहला, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो यहां लिखा हुआ 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अब चूंकि मिलियन वर्ड यूज कर दिया है तो बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख, तो 3 मिलियन कितना हो गया, 30 लाख, तो क्या हो गया ये 32 लाख। हमको पता है कि हाँ भाई इतनी ही हमारे क्या नाम है इलाका है ना, 32 लाख और समथिंग समथिंग समथिंग, ये हमारा एरिया है, ये क्षेत्रफल है। अगला कहते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार, मैंने बताया था भी आपको, मेनलैंड 8 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तर तक है। सही है, सही है। भारत का रेखांशीय, अब ये शायद टाइपिंग में गड़बड़ हो गई होगी, ये है देशांतरीय। ठीक है, अक्षांशीय मीन्स दिस इज टॉकिंग अबाउट द लैटिट्यूड, और ये था क्या, देशांतरीय, दिस इज देशांतरीय,
दैट मीन्स द लॉन्गिट्यूड्स। ये विस्तार कितना है? तो 68°7 से 97.25 ईस्ट। ठीक है, ये दोनों थोड़ा सा समझ लेते हैं फटाफट से। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, अभी ठीक कर लेते हैं इसको। अब दुनिया में जो हमारा भारत है ये फैला कितना हुआ, खाली इसकी बात वो कर रहा है। तो जब हम देशांतर की बात करेंगे, ये हो गया 0°। यहाँ पे इंडिया का मेन लैंड कन्याकुमारी के यहां से लाइन कौन सी गुजरती है? तो 8°4' नॉर्थ की लाइन। और जहां भारत का उत्तरी छोर है, अंतिम बाउंड्री, वहां पर जो लाइन गुजरती है उसकी डिग्री क्या है? 37°6' उत्तर। ऐसे ही जो ये हमारा गोला है, इस गोले पर जो लाइनें ऐसे आती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखा। इसकी जब हम बात करेंगे तो जहां से भारत शुरू होता है, यहां पर 0° है, इंडिया तो यहां पर बसा हुआ है, तो सबसे इस स्थान पर सबसे पहली रेखा यहां से जो गुजरती है, जो इंडिया की बाउंड्री को टच करती है, वो कौन सी है? 68°7' ईस्ट। और सबसे अंतिम रेखा जो अरुणाचल के किबिथु से गुजरती है, वो कौन सी है? 97°25' ईस्ट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। प्रश्न क्या पूछा हुआ है? सही नहीं है। राज्यों की संख्या 26 ये भारत में नहीं है। 2004 के बाद से ही भारत में कितने राज्य रहे? 28 रहे। 2014 के अंदर जब तेलंगाना बना था तो भारत में राज्य एक बढ़ गया था, 29 हो गए थे। और 2019 में जब दोबारा से जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यूटी वाला भी ध्यान से समझ लीजिएगा, 8 के नाम पूछ लेगा, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। क्यों? अब समझिए, पहले यूटी कितने थे भारत के? केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? तो 7 हुआ करते थे। ये तो हम लोग 25 सालों से पढ़ रहे हैं कि 7 हुआ करते थे। लेकिन जब जम्मू कश्मीर को तोड़ करके 2 यूटी बनाया, वहां पर लद्दाख एक बन गया और जे एंड के एक बन गया, तो 7+2 यूटी कितने हो जाने चाहिए? 9, पर 9 नहीं है, 8 है। 8 कैसे हो गया? तो जब ये 2 नए बने उसी टाइम पर सरकार ने एक यूटी कम भी कर दिया। कौन सा कम कर दिया? इस जगह पर, यहां पर हमारे 2 अलग अलग यूटी हुआ करते थे, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। दमन और दीव एक यूटी था, दादरा नागर हवेली एक यूटी था। सरकार ने इनको क्या कर दिया? मर्ज कर दिया, क्योंकि छोटे छोटे द्वीपीय वहां पर समूह हैं, आइलैंड्स हैं बेसिकली। तो बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन खामखा क्यों उपयोग करना? अलग से यूटी तो अलग से कोई उसका एलजी या चीफ सेक्रेटरी होगा, अलग से वहां पूरा प्रशासन अमला होगा उसका। ठीक है, तो सरकार ने इसको मर्ज कर दिया इन दोनों को, तो यहां पर 2 नए बने और ये 2 मर्ज भी हो गए। तो टोटल यूटी हमारे पास कितने हैं? अभी 8 है। राज्यों के नाम आप सबको पता है, मैं खाली यूटी के नाम तुरंत बोल देता हूं जानकारी के लिए, वैसे आप सब बहुत अच्छे अवेयर बच्चे हैं तब भी। तो ऊपर 2 यहां पर हो गए हमारे, जम्मू कश्मीर 1, लद्दाख 2, चंडीगढ़ हमको मिलेगा 3, दिल्ली हो गया यहां पर 4, दमन दीव दादरा नागर हवेली हो गया यहां पर 5, पुदुचेरी यहां पर हो गया 6, अंडमान निकोबार यहां पर हो गया 7, लक्षद्वीप यहां पर हो गया 8। ये 8 हमारे क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश। अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है, पूरी संभावना है कि जो विद्यार्थी अगले साल परीक्षा देंगे तब तक ये नंबर बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि लगातार जोर है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दोबारा से दिया जाए। सरकार भी सहमत है, केंद्र सरकार भी सहमत है, कोर्ट ने भी इस बात को कहा हुआ है। तो हो सकता है जो बच्चे अभी एग्जाम देंगे, अभी तो डेटा यही रहेगा, पर साल भर बाद कोई वीडियो देखेगा अगर ये वाली, तो तब तक दोबारा जम्मू कश्मीर एक राज्य बन सकता है। अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा? राज्यों की संख्या फिर से 1 बढ़ जाएगी और यूटी की संख्या 1 कम हो जाएगी। ये खैर भविष्य की बात है। चलिए, बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? भारत के लिए निम्न में से कौन सा कथन फिर से क्या करना? तो गोला लगाना असत्य है, फॉल्स, आस्किंग अबाउट द फॉल्स स्टेटमेंट।
ठीक है। पहला, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। अब ये स्टेटमेंट गलत हो गया, जब ये सवाल पूछा गया था तब ये स्टेटमेंट सही हुआ करता था, ठीक है। नाउ इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन द रेफरेंस ऑफ पॉल्यूशन, जनसंख्या के लिहाज से। ये आंकड़ा कभी नहीं बदलेगा, ध्यान रखना। वो अलग बात है, कभी हम कब्जा कर लें पाकिस्तान पर या खुद ही मिल जाए आकर के हमारे साथ दोबारा भूल करके, तो अलग बात है, वरना नहीं बदलने वाला है, ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट गलत हो गया, पर तब सही था जब ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो ये नाउ इट्स फर्स्ट, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200, जो लैंड बाउंड्री है इंडिया की। हमारा इंडिया जो है यहाँ पर क्या है, यहां से लेके यहां तक की जो बाउंड्री है, ये तो कौन सी बाउंड्री है, कोस्टल बाउंड्री, तटीय राज्य है। यहाँ पर जो 9 राज्य है, प्लस में यहां से यानी कि गुजरात पर जो सरक्रीक है, सरक्रीक से लेकर के और फिर यहां बांग्लादेश तक, यहां तक जो जमीन पर हमारी बाउंड्री है, उसकी कितनी इलाका है, तो इतना इलाका है। ये ठीक लिखा हुआ है 15,200 किलोमीटर, इट्स ट्रू। ये कितना है, तो ये 7,200 समथिंग है, ठीक है। और सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, तो उस समय के हिसाब से इसका उत्तर क्या होता, ये वाला। असत्य कौन सा कथन था, ये वाला। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, अरुणाचल, क्योंकि सबसे पूरब में अरुणाचल है। और सूर्य क्या होता है, पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूरब, इसीलिए सूर्योदय पूरब से होता है, वरना सूर्योदय पश्चिम से होता, ठीक है ना। तो इसलिए जब यह सवाल पूछा गया था तब इसका उत्तर असत्य में क्या बताना पड़ता, डी, ठीक है। यहां अरुणाचल होगा तो ये सही हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत सुंदर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। दूसरा मतलब जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। अब ये सवाल बहुत ट्रिकी सवाल होते हैं। ट्रिकी क्यों होते हैं, अगर आपको मैपिंग समझ में है, याद है, तो आपको याद रहेगा, वरना आपको याद नहीं रहेगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो पहले उसने पूछा क्या हुआ है, उसने पूछा हुआ है अक्षांश के बारे में। अब कॉमन सी बात है, अगर आप इंडिया के मैप पर देखेंगे तो भैया इंडिया का जो मैप है उसमें कौन कौन सी अक्षांशीय रेखाएं कहां कहां से गुजरती हैं, ये कॉमन आइडिया हमेशा आदमी को रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ अक्षांश रेखाएं जो बहुत कॉमन है, याद रखना आसान है। जैसे भारत के ठीक बीच से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, सबको पता होगा, ये कर्क रेखा गुजरती है ना। बच्चे को पता है कि ठीक बीच से क्या गुजरती है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब उसने क्या पूछा हुआ है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश, सिक्किम कहां पर है। तो अगर आप मैप को यहां पर इस तरीके से देखेंगे, है ना, तो सिक्किम यहां पर हमारा प्यारा सा देश बसा हुआ है। नेपाल के पूरब में, भूटान के पश्चिम में जो देश है, राज्य है यहां पर, वो कौन सा राज्य है, सिक्किम। अब उसने क्या पूछा है कि जो लाइन, मैं दूसरा कलर लेता हूं, जो लाइन सिक्किम से गुजरती है वो और किस राज्य से गुजरती होगी, ऐसा, ठीक है। अब इसमें से ऑप्शन अपने को पकड़ने शुरू करने हैं। अच्छा, ऑप्शन में सारे उसने पास पास वाले दिए हुए, ठीक है ना, कि जम्मू कश्मीर की, हिमाचल की, पंजाब की, राजस्थान। क्या लगता है, तो अब इसमें समझने वाली बात क्या है, जो हमारा हिमालय है, सिक्किम हिमालय के एकदम निचले कोने पर स्थित है, तो यह बात पक्की है कि जम्मू कश्मीर इसका उत्तर नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश इसका उत्तर नहीं होगा। क्यों, वो उच्च हिमालय पर स्थित है, ठीक है। अब अपने को रह गए केवल 2 विकल्प, पंजाब और राजस्थान। क्योंकि हमारी धरती क्या है, गोल है, तो जो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, रेखाएं सीधी नहीं होती हैं, ये रेखाएं गोलाई में होती हैं। आपने ग्लोब पर देखा होगा, एक सर्कुलर पाथ में होती है, ठीक है। और इसलिए पंजाब भी क्या होता है, पंजाब भी हिमालय के फुटहिल्स में ही स्थित है, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजस्थान। जो रेखा राजस्थान से गुजरती है वही रेखा सिक्किम से भी गुजरती है, या उल्टा कह सकते हैं, सिक्किम वाली रेखा जो है राजस्थान को भी पार करके जाती है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा हो गया, तो उसका उत्तर हमारा हो गया ए। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न कह रहा है, अब ये बहुत सामान्य प्रश्न है। अच्छी बात क्या है, मैंने बार बार कहा है कि कर्क रेखा के ऊपर हर बार परीक्षा में एक सवाल सामान्यता होता ही होता है। यूपीएससी में सामान्यता हर 2 वर्ष के ऊपर इस पर एक सवाल होता है, और शायद ही ऐसा कोई पीसीएस हो जिसमें कर्क रेखा के ऊपर कोई ना कोई एक सवाल ना पूछा गया हर साल। वो
सवाल घुमा फिरा देगा वो अलग बात है, पर कर्क रेखा पर एक सवाल होगा ही होगा। कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि 23.5 नॉर्थ, उत्तर अक्षांश रेखा। तो क्या कह रहे हैं, किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा, बिहार, झारखंड। ठीक है, ये पता नहीं क्यों दो आंसर यहाँ पे, दो ऑप्शन लिखे हुए। तो उड़ीसा, बिहार, यूपी और आंध्र प्रदेश। अब किससे नहीं गुजरती है? तो बच्चे बच्चे को पता होगा कि भाई यहां से नहीं गुजरती है। ठीक है, चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये दो जो रेखाएं हैं, एक कर्क रेखा 23.5 डिग्री और दूसरा 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, इसको एकदम जमा लीजिए अपने दिमाग में। ठीक है, क्योंकि इस पर प्रश्न आने की संभावना बहुत रहती है। चलिए नेक्स्ट, दोबारा से कर्क रेखा पर सवाल है, निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अब ये सवाल पहले भी अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग एंगल से पूछे गए हैं कि कर्क रेखा के आसपास जो स्टेट्स हैं उनके अलग अलग शहरों की बात की गई है। ध्यान रखना, राज्यों की बात नहीं की गई है, शहरों की बात की गई है। ठीक है, कि भाई कौन कौन से शहर कहां पर स्थित है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इन ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टेट्स। अब इसमें दो, तीन तो इसमें नगर हैं और चौथा एक राज्य की राजधानी है। ठीक है, तो कौन कहां से गुजरती है ऐसा उसने पूछा हुआ है, तो उसकी अभी हम बात करते हैं। ठीक है, अब एक एक का अंदाजा लगाना शुरू करिए। अगरतला किस राज्य में हुआ? अगरतला तो अपने आप में राज्य है अगरतला, इसलिए मैंने कहा कि 3 शहर दे रखे हैं उसने। ठीक है, जबलपुर कहां पर हुआ? मध्य प्रदेश। गांधीनगर कहां पर हुआ? गुजरात। उज्जैन कहां पर हुआ? मध्य प्रदेश। ठीक है, अगरतला इटसेल्फ अ स्टेट एज वेल एज सिटी। ठीक है, अब उसने कहा है कि निकटतम दूरी पर सबसे पास कौन सा स्थित है। तो जिन बंधुओं को, जिन बच्चों को एमपी का मैप याद होगा उनको ध्यान में है कि जो उज्जैन है वो मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, जबकि जबलपुर लगभग इसी रेखा पर स्थित है, इस रेखा के पास में है। मैया नर्मदा गुजरती है ना वहां से। ठीक है, गांधीनगर, गांधीनगर भी इसके रेखा के पास में है। ठीक है, और अगरतला ऑब्वियसली बात है, अगरतला भी इसके पास में है। तो उसने सवाल क्या पूछा हुआ है, निकटतम दूरी को किसकी है सबसे ज्यादा। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो सबसे निकटतम कौन मिल रहा है हमको? जबलपुर मिल रहा है, क्योंकि जबलपुर एकदम कहां पर है? कर्क रेखा पर है। इसी में एक फैक्ट और ध्यान रखने वाली बात है, एक प्रश्न आया है पहले अलग अलग प्रकार से कि ऑप्शन दिया हुआ है कि किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर या सबसे निकट स्थित है, तो इसका उत्तर रांची। ठीक है, 2-3 बार अलग अलग जगहों पर यह प्रश्न आया हुआ है। रांची इकलौती राज्य की राजधानी है जो एकदम कर्क रेखा पर स्थित है। बाकी राजधानियां नहीं है कर्क रेखा पर। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद नहीं है, एमपी की राजधानी भोपाल नहीं है। ठीक है ना, तो यहां पर जो अपना रांची है वो एकदम कर्क रेखा पर बेस्ड है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर से वही प्रश्न है कि कौन कर्क रेखा के निकट है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि कर्क रेखा एकदम ध्यान से अपने को पढ़ना है। जो 8 के 8 राज्य हैं, पश्चिम से पूरब तक हमको पता होना चाहिए, गुजरात से लेकर के और नॉर्थ ईस्ट तक किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजर रही है। जो रेखा गुजर रही है उसके ऊपर नीचे कौन कौन से प्रमुख शहर स्थित है। ठीक है, अगर ये हो जाएगा तो हर वर्ष इसको लेकर के एक सवाल मिलना ही मिलना है। हालांकि ये सवाल बहुत पुराना है, आईएसपीटी का सवाल है और अब आईएएस के अंदर भी इसमें बेसिक से सवाल नहीं आते हैं, लेकिन तब भी अपने को इसकी जानकारी हमेशा रहनी चाहिए। ठीक है, तो उसका आंसर हो गया बी, कलकत्ता। कोई बहुत बड़ा फैक्ट नहीं है। कहने का तात्पर्य था कर्क रेखा को ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, मान लो इसका सवाल किसी को बिल्कुल नहीं आता है, तो कैसे इसका आंसर निकालेंगे? ठीक है, तो तब भी कोशिश तो करनी चाहिए ना हमेशा आदमी को। ठीक है, तो अब 2 उत्तर तो नहीं होंगे, ये श्योर है। ए और डी कभी इसका आंसर नहीं हो सकता। ए बहुत उत्तर में है और डी नागपुर एकदम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ के बाद पड़ता है नागपुर। ठीक है ना, तो ये 2 तो उत्तर नहीं हो सकते, तो कॉमन सी बात है, समस्या केवल इन दोनों में ही आनी है आपको। ठीक है, और जैसे ही थोड़ा सा जिसको बाउंड्री का ज्ञान होगा अंतरराष्ट्रीय सीमा का,
राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा का। तो सबको पता है कि बाड़मेर बॉर्डर टच करता है गुजरात को, राजस्थान का, और बाड़मेर के उत्तर में है क्या, जोधपुर, यानी जोधपुर भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा क्या, कलकत्ता। ठीक है, ऐसा। चलिए, अब ये बहुत शानदार प्रश्न है, ठीक है, कि जून माह में निम्न जगहों में से कहां पर दिन की अवधि अधिक होगी, यानी कि दिन लंबा होगा और रातें होंगी वो छोटी होंगी, निम्न में से किन जगहों पर, और उसने टाइम दिया है क्या, जून। अब मैं इस प्रश्न को समझाऊं उससे पहले एक बेसिक सी चीज समझ लीजिए। ये हमारी इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, ठीक है। सूर्य वर्ष में 2 बार इस पर सीधा चमकता है। कब वर्ष में 2 बार, तो 21-22 मार्च को और 22 या 23 सितंबर को, ठीक है। ये 2 समय तब होते हैं जब सूर्य प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली कहां पर चमकता है, विषुवत रेखा पर या इक्वेटर पर या 0 डिग्री पर। इसके बाद क्या होता है, 22 मार्च के बाद सूर्य उत्तर की तरफ खिसकना शुरू करता है और 21 जून को सूर्य डायरेक्टली कहां पर रिफ्लेक्ट होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, कर्क रेखा पर, ठीक है। तो 21 जून को क्या होता है, जो धरती का उत्तरी गोलार्ध है, उत्तर का आधा गोला है, उसको सूर्य की सर्वाधिक रोशनी मिलती है। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में इस समय क्या होता है, भीषण गर्मी होती है। हम लोग भी मई जून में खूब गर्मी फील करती है। जब हमारे यहाँ गर्मी होती है तो ठीक उसी समय ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या होती है, भयंकर ठंडी होती है। जब हमारे यहाँ ठंडी होती है तो वहां पर क्या होती है, भयंकर गर्मी होती है, ठीक है। तो ये ध्यान में आ गया। अब वो कह रहा है कि जून माह में जो स्थान दिए हैं 4, कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। अब दिन की अवधि डिसाइड कैसे होती है कि दिन कहां पर ज्यादा लंबा छोटा होगा, तो एक दूसरा समझिए, ये एक फैक्ट मैंने बताया है। दूसरा फैक्ट क्या है कि जो ट्रॉपिकल रीजन है, दोनों ट्रॉपिक्स के बीच का इलाका है, यहां पर सूर्य की रोशनी सर्वाधिक होती है, और जैसे जैसे इससे हम बाहर जाना शुरू करेंगे तो सूर्य की रोशनी क्या होती जाती है, घटती जाती है। क्यों, हमारी धरती कैसी है, एक खरबूजे जैसी है, जो बीच से तो बाहर की तरफ निकली हुई है और दोनों तरफ क्या है, चपटी है। जो उसके दोनों ध्रुव हैं वो अपने आप में क्या है, चपटे हैं वो, और बीच से धरती क्या है, बाहर की तरफ निकली हुई है। तो अब जो इलाका इसके बाहर होगा वहां पर दिन की अवधि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बेसिक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। अब प्रश्नों पर आते हैं। तो क्या कह रहा है, तो इसने 4 शहरों के नाम दिए हैं, ठीक है। हैदराबाद 1, चेन्नई 2, भोपाल 3, दिल्ली 4। अब दिमाग में सोचना शुरू करिए कि कौन सा राज्य किस जगह पर पड़ता है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पश्चिम में कौन है, ठीक है। सोच लिया। अब सबसे पहले दोनों राज्यों की, हैदराबाद कहां पर है, तो हैदराबाद दक्षिण में है। अभी हमने पढ़ा था कि 23.5 डिग्री की जो रेखा है वो भारत के ठीक कहां से गुजरती है, बीच से, यानी कि इंडिया का जो मध्य है वो यहां पर होगा, ठीक है। और आधा इंडिया इस रेखा के नीचे है, आधा इंडिया इस रेखा के ऊपर है, ठीक है। तो ये बात तो पक्की है कि चूंकि सूर्य डायरेक्टली यहां पर चमक रहा है, तो जो इस रेखा के पास के इलाके होंगे वहां पर दिन की अवधि क्या होगी, ज्यादा। जो इस रेखा से जितना दूर होगा वहां पर दिन की अवधि क्या होगी, कम। हैदराबाद चेन्नई इससे दूर है कि नहीं है, दूर है, वहां वो तो ऑप्शन में नहीं आएंगे, ये तो पक्का है। हैदराबाद और चेन्नई दोनों ही क्या है, दक्षिण में है। और सूर्य अभी जून में डायरेक्टली कहां पर चमक रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। तो जो इस रेखा के पास के इलाके होंगे वहां पर क्या होगी, ज्यादा लंबा दिन होगा। अब 2 रह गए, भोपाल और दिल्ली। अब हमें क्या निकालना है कि भोपाल और दिल्ली में से कर्क रेखा के ज्यादा पास कौन है, बस इतनी सी बात है। सवाल बेसिकली वो यही पूछ रहा है कि कर्क रेखा के निकट कौन है। तरीका उसने बदल दिया है, दिन की अवधि लिख दिया उसकी जगह पर उसने, ठीक है। तो भोपाल और दिल्ली में अंदाजा लगाएंगे तो भैया कर्क रेखा से ज्यादा पास क्या पड़ता है, दिल्ली पड़ता है। भोपाल तो एकदम जाकर के इंदौर से पहले पड़ता है भोपाल, ठीक है। तो भोपाल कहां हो जाता है, विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों के दक्षिण में आ जाता है भोपाल, ठीक है। तो यहां पर दिल्ली में क्या होगी, ये हमारा सही उत्तर हो गया। दिल्ली में क्या होगा, दिन की अवधि अधिकतम होगी। सामान्यतः आपने देखा होगा गर्मियों में क्या होता है कि सूरज सुबह सुबह निकल आता है,
5:20, 5:25 पर, और शाम को 7, सवा 7 तक उजाला रहता है। और सर्दियों में क्या होता है, 6 बजते बजते अंधेरा हो चुका होता है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये भी बहुत सरल सा प्रश्न है, कर्क रेखा के ऊपर ही है कि कौन सी नदी है जो उसको 2 बार काटती है, और काटती है का मतलब 2 बार उससे पास होती है। ठीक है, ऐसी कौन सी नदी है। ठीक है, तो और ऐसे ये प्रश्न दुनिया के संदर्भ में भी आते रहते हैं कि भाई दुनिया में ऐसी कौन सी नदी है जो उसको 2 बार काटती हैं, कर्क रेखा को, मकर रेखा को। अब काटने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यानी कि 2 बार वो नदी उस रेखा से गुजरेगी। गुजरेगी का मतलब क्या हो जाएगा कि उसको पार करेगी। जैसे ये कर्क रेखा है, अब यहां से बहुत सी नदियां निकल रही हैं, यहाँ से नर्मदा जी भी जा रही है, यहाँ से ताप्ती भी जा रही है, माही नदी और कई सी नदियां निकल रही हैं। ठीक है, तो 2 बार काटने का मतलब क्या हो गया कि ये नदी की लाइन है, तो नदी एक बार इससे गुजरे और फिर दोबारा इससे गुजरे, ये हो गया 2 बार काटना। ठीक है, कहीं पर भी नदी क्या हो, जब 2 बार इस रेखा से गुजरे तो इसका मतलब वो नदी क्या करती है, इसको 2 बार काटती है। तो चंबल के साथ ऐसा नहीं होता, नर्मदा के साथ ऐसा नहीं होता। नर्मदा जी यहां से निकलती हैं और एक ही बार इसको पार करके कहां चली जाती हैं, अरब सागर में चली जाती है। चंबल एक ही बार यहां से निकलती है और इसको पार करके कहां चली जाती है, ऊपर यमुना जी में मिल जाती है। ठीक है, अब कौन सी रह गई, तो माही नदी रह गई है। माही नदी क्या है, थोड़ा सा यहां पर गुजरात की तरफ बहती है और वो यहां अरावली से निकल करके इससे होकर के फिर यहां जा करके रेगिस्तान में ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो माही नदी क्या करती है, इसको 2 बार कट करती है। उत्तर हमारा हो गया ए। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, अब ध्यान रखना, माही उन नदियों में से एक है जो क्या नाम है, गुजरात के सूखे, राजस्थान गुजरात के सूखे इलाकों के अंदर बहती है ना, बहुत सीमित नदियां वहां पर हैं, माही उनमें से एक है। बहुत बढ़िया, एक प्रश्न और दिया हुआ है। अब ये प्रश्न है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर। ठीक है, तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है और फिर आप इसको प्रश्न को हल कर पाएंगे। सवाल पुराना है, मैंने पहले ही कहा है कि कर्क रेखा और 82.5 डिग्री रेखा, इसके ऊपर बार बार प्रश्न आते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। यहां से जो देशांतर रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्व, ईस्ट, उसको हम भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि इसके आधार पर पूरे देश का टाइम डिसाइड होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था भारत के सबसे पश्चिम में जो रेखा गुजरती है वो कौन सी पढ़ी थी हम लोगों ने, 68 डिग्री। सबसे अंतिम जो रेखा गुजरती है वो कौन सी है, 97 डिग्री। मोटा मोटा इन दोनों के बीच में टोटल जो गैप है वो कितना है, तो 30 डिग्री का गैप है। ये बात समझ में आई सबको। ठीक है, 68 और 97 के बीच में कितना अंतर है, तो 30 डिग्री का। आप 68 को 70 मान लो, आप 97 को 100 मान लो, कितना अंतर है भाई, 30 का अंतर। ठीक है, तो भारत का सबसे पूर्वी किनारा और सबसे पश्चिमी किनारा, इसके बीच में जो अंतर है वो कितना अंतर हो गया, वो अंतर हो गया 30 डिग्री का। ये सबको क्लियर। दूसरा, हमारी धरती जब घूमती है तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है और दिन रात होता है। उस कैलकुलेशन के हिसाब से 1 घंटे में हमारी धरती कितना घूमती है, 15 डिग्री। 1 घंटे में कितना घूमती है, 15 डिग्री। और इस हिसाब से देखेंगे तो जब सूर्य यहां पर आएगा अरुणाचल में, तो यहां से गुजरात तक आने में उसको कितना लगेगा, 2 घंटा, क्योंकि अंतर कितना है, 30 डिग्री। 1 घंटा 15 डिग्री, 30 डिग्री 2 घंटा। यानी जब यहां पर सुबह सूरज की पहली रोशनी आएगी तो वो पहली रोशनी गुजरात में कब पहुंचेगी, 2 घंटे बाद पहुंचेगी। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में बहुत जल्दी दिन की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए आजादी से पहले वहां पर अलग से चाय बागान टाइम जोन हुआ करता था। ठीक है, तो
अब जब हम आजाद हुए तब तक भारत में अलग अलग टाइम जोन चलते थे, नॉर्थ ईस्ट का अलग था, बॉम्बे टाइम जोन अलग हुआ करता था, ठीक है। अब हमने कहा हमारा देश पहले से ही बंटवारे से परेशान है, अलग अलग राज्यों की आवाजें भी आ रही हैं, तो देश में एकता बनी रहे उसके लिए हमने कहा कि टाइम जोन तो हम एक ही रखेंगे, ठीक है। तो हमने कहा इन दोनों के ठीक बीच में जो लाइन आएगी हम उसको टाइम जोन मान लेंगे। और 68 और 97 के ठीक बीच में क्या लाइन आ रही थी, 82.5 आ रही थी, ठीक है। तो 82.5 लाइन पर जो टाइम होगा पूरे देश का वो टाइम होगा, ठीक है। 82.5 पर क्या होता है ये हम पहले से ही जानते हैं, प्लस 5:30 GMT, ठीक है। लंदन से 5.5 घंटा आगे हमेशा हमारा टाइम चलेगा। अभी टाइम वाला पूरा कॉन्सेप्ट मैं नहीं बता रहा हूं, हम PYQ पे है इसलिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसके हिसाब से यानी इस लाइन के हिसाब से जब यहां पर अर्धरात्रि है यानी 82.5 पर जब क्या बज रहा है, रात का 12, इसको हम कहते हैं 12 o'clock। घड़ी में आप में से कभी किसी ने आज तक रात के 12 बजते नहीं देखा होगा, किसी ने देखा है तो अजूबा है, क्योंकि रात का 12 कभी बजता ही नहीं है। तो क्या बजता है, 0000, ठीक है। 11:59 के बाद जो टाइम आता है वो क्या आता है, ये टाइम आता है, इसीलिए इसको 0 आवर भी कहते हैं बहुत लोग। कभी आपने रात में 12 देखा हो ऐसा तो मैंने तो नहीं देखा है, हो सकता है किसी और ने देख लिया हो, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जब यहां पर यानी 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा पर अर्धरात्रि है, रात के 12 बज रहे हैं, तब कहीं पर सुबह का 6 बज रहा है, ठीक है। क्या लिखा है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, और कह रहा है कि वो स्थान कौन सा होगा आपके हिसाब से ये बताना है, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन हो गया ना, कैलकुलेशन वाला। तो भाई यहां पर 12 बज रहा है, हमको ये बात पता है कि 1 घंटे में धरती कितना घूमती है, 15 डिग्री धरती हमारी घूम रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, गुणा भाग खाली करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 गुणा 15, क्योंकि 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है, तो सुबह का 6 बज रहा है यानी 12 के बाद का 6 घंटे का अंतर हो गया, ठीक है। तो 1 घंटे में 15 डिग्री, 2 घंटे में 30, ऐसे 6 गुणे 15 कितना आएगा, 15 छिक्के 90, तो 82.5 डिग्री और प्लस में 90 डिग्री, ये जो इसका टोटल जो जोड़ होगा वो क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इसका जोड़ कहां है, तो हमको दिख रहा है बी, इसका उत्तर क्या हो गया, बी, ठीक है। अब जिन बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता कि टाइम कैसे डिसाइड होता है, केवल उनके लिए बहुत ब्रीफ में बता रहा हूं। हमारी जो धरती है वो पश्चिम से पूरब घूमना शुरू करती है। सबसे पहले प्रशांत महासागर में सूरज आता है। प्रशांत महासागर में एक रेखा है जिसको हम 180 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। उस रेखा से क्या होता है, वहां से दुनिया का दिन डिसाइड होना शुरू होता है। तो वहां से रात के पहले 1 बजते हैं, 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं उसको, ऐसे शुरू होता है। तो पहले दिन की शुरुआत कहां से होती है, प्रशांत महासागर, फिर वहां से दिन कहां पहुंचेगा, जापान, जापान से फिर बढ़ना शुरू होगा एशिया की तरफ, फिर यूरोप अफ्रीका की तरफ, फिर पहुंचता है कहां पर, पश्चिम में और अमेरिका की तरफ, ठीक है। तो ऐसे बढ़ता है। ये तो दिन का मैंने बताया। टाइम कहां से डिसाइड होता है, तो दुनिया भर में टाइम कहां से डिसाइड होता है, तो टाइम डिसाइड होता है 0 डिग्री रेखा। ये कहां पर है, लंदन में। लंदन में कहां पर है, एक शहर है ग्रीनविच, जो अभी हमने यहां पे GMT बोला, तो जी का मतलब क्या होता है, ग्रीनविच, ग्रीनविच मीन टाइम। तो इसमें क्या होता है कि जब यहां पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे, उसके हिसाब से बाकी सब देश अपना टाइम सेट करते हैं। अब हम जो +5:30 लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि जब यहां पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो हमारा जो टाइम होगा ये 0 डिग्री है, और इंडिया के बीच से लाइन कौन सी गुजर रही है, 82.5 डिग्री, ठीक है। हमको पता है 1 घंटे में कितना अंतर आता है, 15 डिग्री का। तो 1 घंटे में 15 डिग्री, 2 घंटे में 30, 3 घंटे में 45, 4 घंटे में 60, 5 घंटे में 75, ठीक है। 5 घंटे हो गया, +5 और 7 में क्या लिखा है, 30 मिनट। तो 15 का आधा कितना होता है, 7.5, तो 75 + 7.5, आंसर मिलेगा हमको क्या, 82.5। ये 82.5 डिग्री की लाइन है हमारी। तो जब यहां पर 12 बज रहा होगा तो हमारा टाइम, इंडिया का टाइम, इससे 5.5 घंटे आगे होगा, यानी शाम के कितने बज रहे होंगे हमारे यहाँ, 5:30 बज रहे होंगे।
अभी मैं क्लास ले रहा हूं, अभी जो टाइम यहां पर हो रहा है लंदन में इससे 5.5 घंटे का पीछे का टाइम है। अगर मान लीजिए सुबह 6 बज रहा है मैं इंडिया के अंदर, तो लंदन में क्या होगा 5.5 घंटे पीछे कर दीजिए, रात के 12:30 बज रहे होंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको, इसको कंफ्यूजन किसी को नहीं होगी। ठीक हो गया, बहुत अच्छा। तो ये प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी था। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है मानक समय क्या होता है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, और इसका आंसर करना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, अब इसी के आधार पर सारे सवाल आएंगे, मैंने इसलिए कॉन्सेप्ट बताया है अभी आप। ठीक है, अब इसका आंसर कर लेंगे आप लोग आसाम से, मुझे इसका उत्तर बताने की जरूरत नहीं लग रही है। ठीक है, तब भी पढ़ लेते हैं। तो गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, अब एक तरीका होता है बच्चे को कंफ्यूज करने का। सिंपल कह रहा है गुजरात सबसे पश्चिमी इलाका भारत का, भारत सबसे पश्चिम में कौन है, गुजरात, और उसका सबसे पश्चिमी गांव, यानी भारत की पश्चिमी बाउंड्री की बात कर रहे हैं वो। और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर, यानी भारत का सबसे पूर्वी इलाका पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर होगा। तो वो क्या कह रहा है कि जो ये इंडिया है सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम के बीच में कितने घंटे का अंतर होगा। मैंने बताया था अभी कितने घंटे का अंतर होता है, 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है, दोनों स्थानों के बीच में। चलिए, आई होप ये क्लियर होगा सबको, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सिंपल सवाल था। अगला प्रश्न है, हाँ अब ये सब प्रश्न देशांतर रेखा के ऊपर हैं, अब तक का रेखा पर चल रहे थे। तो जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। जबलपुर मध्य प्रदेश का शहर है, एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, पुणे महाराष्ट्र में है, वडोदरा गुजरात में है, आसपास ही है लेकिन। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बेंगलुरु की स्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिण है, यानी कि जो बेंगलुरु है वो चेन्नई के हिसाब से क्या है, ज्यादा साउथ में है। अब ये तीनों में से कौन सा सही है ये हमको बताना है। ठीक है, तीनों में से कौन सा सही है। अच्छा, सीधा पूछता तो बताना आसान होता, लेकिन उन्हें कोड दिया है, कोड दिया है इसका मतलब ये बात तो तय है कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट सही होंगे। ठीक है, समझते हैं। ठीक है, अभी आपको ध्यान आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा ये ऑप्शन ऊपर नीचे है, सी ऊपर है, बी नीचे है, कोई बात नहीं, ऑप्शन जो लिखे हैं वो ठीक है। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है कि जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। अब ये मैंने फिर से कहा है, मैपिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैप आपने पढ़ा होगा, मैप आपके दिमाग में है तो उसका आंसर होगा, वरना इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो भैया एमपी के अंदर यहां पर है इंदौर, यहां पर है भोपाल, थोड़ा सा नीचे है, इस लाइन से नीचे है भोपाल, और यहां पर है जबलपुर। ठीक है, तो जो रेखा यहां से गुजर रही है, एक यहां से एक यहां से गुजर रही है। अब वो क्या कह रहा है, जबलपुर किसके बीच में है, इंदौर और भोपाल के बीच में है। ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि ये है इंदौर, ये है भोपाल, ये है जबलपुर, तो इंदौर भोपाल के बीच में जबलपुर नहीं है। पहली स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई जी, गलत हो गई। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट है औरंगाबाद की जो अक्षांश रेखा है वो वडोदरा और पुणे के बीच में है। तो अब औरंगाबाद महाराष्ट्र में कहां पर है, तो यहां पर है औरंगाबाद, थोड़ा सा और नीचे, यहां पर मैं इसको मिटा देता हूं, दूसरा बना लेता हूं। ठीक है, महाराष्ट्र में यहां पर है औरंगाबाद, औरंगाबाद, यहां पर है पुणे, मुंबई से पुणे का रास्ता ऐसे जाता है। ठीक है, और यहां पर है वडोदरा। अब क्या कह रहे हैं, औरंगाबाद किसके बीच में है, वडोदरा और पुणे के बीच में है, तो ये सही हो गया। इधर वडोदरा है, इधर पुणे है, इसके बीच में क्या है, औरंगाबाद, सही हो गया। तो ये स्टेटमेंट सही हो गई है। तो अब क्या पता लग गया हमको इसके बेसिस पर कि जहां जहां पर एक है वो सही नहीं होगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, अब तीसरी स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी क्योंकि इस दो से काम नहीं चल रहा है हमारा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, बंगलुरु की स्थिति चेन्नई की तुलना में ज्यादा दक्षिण में है। ठीक है, अब ये बहुत समझदारी से करना है, सबको लगता है सबसे दक्षिण में चेन्नई है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। चेन्नई भाई इस जगह पर है, ध्यान रखना, जहां तमिलनाडु की शुरुआत होती है चेन्नई वहीं पर है। तमिलनाडु इतना बड़ा है वो अलग बात है, पर चेन्नई यहां पर है। मैं रामेश्वरम गया एक बार,
चेन्नई स्टेशन पे उतरने के बाद रात भर की यात्रा थी रामेश्वरम की, यानी इतना दक्षिण में और जाना पड़ा था मुझे, अलग से स्टेशन पे जाकर के ट्रेन लेनी पड़ी, वो ट्रेन मुझे फिर कहां लेकर के गई, रामेश्वरम। जबकि बंगलुरु क्या है, बंगलुरु यहां पर इसके साउथ में है, केरला के ठीक ऊपर है। सबसे फेमस एयरपोर्ट है बेंगलुरु का, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट। कभी आप जाएंगे, भारत का पहला एयरपोर्ट है जो लकड़ी से बना दिया गया पूरा एयरपोर्ट, लगता है जंगल में आ गई है। कभी आप जाएंगे बेंगलुरु एयरपोर्ट पे तो आपको फील होगा कि आप जंगल में आ गई है। ठीक है, तो अब भाई ये भी क्या हो गया, सही हो गया, हमको उत्तर मिल गया क्या, सी इसका सही उत्तर है। मान लेते हैं कि यहां पर विकल्प उसने कुछ और दिया होता कि जो सी है यहां पे लिखा होता, उसने मान लेते हैं उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो हमारा क्या आंसर हो जाता, खाली बी हो जाता। ठीक है, चलिए, आई होप क्लियर हो रहा होगा सबको। एक दो सवाल और कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, निम्न में से कौन सा शहर 82.5 डिग्री, भारतीय मानक रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसके कौन सा पास में है, बहुत सीधा सरल सा सवाल है भाई, उत्तर दो फटाफट, बताओ कौन पास में है। रीवा मध्य प्रदेश में पड़ जाता है, ठीक है, सागर एमपी में है, उज्जैन एमपी में है, होशंगाबाद भी एमपी में है, चारों शहर एमपी में है। सबसे पूरब में कौन सा है, तो जिन लोगों को पता है रीवा, सतना, बैतूल का पठार वो सबसे पूरब में है, और सबसे पूर्व में फिर बैतूल के पास कौन सा पड़ जाएगा, रीवा शुड बी द आंसर, रीवा आंसर हो जाएगा। सागर इसके पश्चिम में है, उज्जैन उसके पश्चिम में है, होशंगाबाद उसके पश्चिम में है। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे, सबसे पूरब में रीवा है और रीवा ही इसके पास में है। ठीक है, अगला कह रहा है, हाँ अब ये फिर से वही सवाल जो मैंने पहले कराया था अभी। ठीक है, बहुत थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, हालांकि बहुत आवश्यकता मुझे नहीं लग रही, बहुत पुराना सवाल है, ये प्रीलिम्स का सवाल है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इसके हिसाब से पूर्वान के 10 बजे हैं, पूर्वान का 10 मतलब तो 12 से पहले के टाइम को पूर्वान कहते हैं, दोपहर के 12, और दोपहर के 12 के बाद को अपराह्न कहते हैं। जिन लोगों को पता होगा हिंदी इंग्लिश में होता है ना एएम पीएम, आफ्टरनून। ठीक है, तो आफ्टरनून क्या होता है, दोपहर 12 बजे के बाद, और पीएम क्या होता है, प्रायर नून, 12 बजे से पहले। ठीक है, उल्टा बोला मैंने। चलो अब क्या होता है कि अगर कहीं पर पूर्वान के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग में क्या टाइम हो रहा होगा। ठीक है, तो ये भाई 82.5 डिग्री है हमारी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, यहां पर कितना बजा है, 10 AM हो रहा है। ठीक है, किस पर हो रहा है, 82.5 डिग्री पर, और कह रहा है कि 92 डिग्री पर क्या टाइम हो रहा होगा। इतनी सी बात है। ठीक है, अब हमको पता है कि भाई 1 घंटे में कितना डिग्री बढ़ता है, 15 डिग्री, या 15 डिग्री 1 घंटे में। ठीक है, अब 15 डिग्री अगर 1 घंटे में बढ़ रहा है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। ठीक है, 15 गुणे 4, 15 चौके 60, यानी कि 1 डिग्री कितने मिनट में बढ़ेगा, 4 मिनट में। ठीक है, 1 डिग्री कितने मिनट में, 4 मिनट में। समझ में आया, 1 घंटे में कितना, 15 डिग्री, 1 घंटे में कितने मिनट है, 60 मिनट है, तो 60 मिनट में कितना कवर कर रहे हैं हम, 15 डिग्री कवर कर रहे हैं ना, तो यानी 4 मिनट में कितना कवर करेंगे, 1 डिग्री, 8 मिनट में 2 डिग्री, 12 मिनट में 3 डिग्री, इसी हिसाब से 60 मिनट में 15 डिग्री। अब कितना अंतर है इन दोनों के बीच में, 82.5 और 92 के बीच में, तो 9.5 डिग्री का अंतर है। मिनट लगा लेने हमको भाई, 4 मिनट में 1 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो 10 मिनट में कितने डिग्री होगा, कितने डिग्री होगा 10 मिनट में, 40 डिग्री। ठीक है, पर ये पूरे 10 डिग्री नहीं है, आधा भी तो है बीच में। ठीक है, तो हम 2 मिनट और कम कर देंगे उसमें, 38 मिनट। अब टाइम लगाओगे, क्या टाइम हो जाएगा 92 पर, ठीक है, 9 बज के नहीं, 9:38 नहीं होगा, यहाँ क्या बज रहा है, 10 बज रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या करना है, टाइम यहां पर हमको प्लस करना है, कितना प्लस करना है, 38 मिनट, आंसर हो जाएगा बी, 10:38। ठीक है, हमेशा ईस्ट में टाइम बढ़ता है, वेस्ट में टाइम घटता है। ठीक है, क्लियर। चलिए दोबारा देखना है, इसको समझ में आ जाएगा। अगेन इसी के ऊपर सवाल है, इसका आंसर खुद निकालिएगा आप। ठीक है,
क्यों? कुछ नहीं करना है। ये क्या कह रहा है कि जब 82.5 डिग्री पर कितना हो रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, मध्याह्न मतलब दोपहर के 12, ठीक है। अगर 82.5 डिग्री पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो क्या कह रहा है, तो 82.5 डिग्री से 120 डिग्री पूरब में कितना टाइम हो रहा होगा। तो अब आपको क्या करना है, 82.5 डिग्री पर जो भी टाइम हो रहा है इससे आगे बढ़ा जाना है, 120 डिग्री पर कितना टाइम होगा। मैंने आपको इतना बता दिया है, हर 15 डिग्री पर 1 घंटे का टाइम बढ़ता चला जाता है, ठीक है। 82.5 डिग्री पर क्या हो रहा है, दोपहर का 12 बज रहा है। अब 15 डिग्री पे जोड़ते जाओ, हर 15 डिग्री पे 1 घंटा बढ़ता चला जाएगा, 120 तक कितना पहुंचेगा पता करिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा हो गया। ये फिर से उसके ऊपर आ गया है, देशांतर के ऊपर। कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? खाली सवाल क्या समझा देता हूं मैं, आंसर की जरूरत नहीं है इसमें। तो यहां पर दिल्ली है, तो कह रहा है कि जो लाइन दिल्ली से गुजर रही है इसके सबसे पास कौन सा शहर है, ठीक है। तो भैया हमारे पास 3 विकल्प हैं, ठीक है, 4 विकल्प हैं, ठीक है। और अच्छी बात क्या है कि 3 शहर उसमें से दक्षिण के हैं, तो आपको इसका उत्तर करना है कि भाई इनमें से कौन सा इनके सबसे पास में होगा, ठीक है। ढूंढना आप लोग आंसर, ठीक है। चलिए, कोई समझदार होगा तो वो उसका आंसर पकड़ लेगा कि भाई उनको पता है कि पश्चिम में शहर कौन से हैं और पूरब में शहर कौन से हैं, उसके हिसाब से आप आंसर पकड़ सकते हैं, वरना आपका आंसर छूटेगा, ये बात पक्की है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, खासकर जो दक्षिण भारत के शहर होते हैं उसको लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में भी देखा जाना पहचाना है हमारे लिए। जो दक्षिण भारत के जो 8-10 बड़े शहर हैं उनकी लोकेशन हमेशा दिमाग में ध्यान रखिए, कौन कौन से, मतलब जो विंध्या के दक्षिण में है, पुणे एक हो गया, सबसे प्रमुख शहर है पुणे, नागपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, हैदराबाद, ये वो शहर हैं जो दक्षिण में प्रमुख शहर हैं, मेजोरिटी पॉपुलेशन वाले शहर हैं, तो उनकी लोकेशन हमको पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को जानता हूं जो ऐसा मानते हैं कि हैदराबाद इधर है और बेंगलुरु इधर है, क्योंकि एकदम उल्टा है, बेंगलुरु इधर है, हैदराबाद इधर है। मुझे बहुत सारे विद्यार्थी मिले जो क्या मानते हैं कि हैदराबाद इधर कहीं है, मुंबई के आसपास है, इसके पास क्या है, बेंगलुरु, हैदराबाद तो उधर है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बना है अभी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो ये आपको आंसर पकड़ना है, ठीक है। वैसे इसका आंसर होगा बेंगलुरु, आप लोग बाद में देखना मैप पर, ठीक है। अब ये भारत में सबसे दूर दूर के पॉइंट्स है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो सबसे साउथ में जो पॉइंट है इंडिया का वो कहलाता है इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार में है। कहां पर है, बड़ा निकोबार, जिसको हम ग्रेट निकोबार कहते हैं। जो साउथ में हमारा अंडमान निकोबार है, जिन लोगों ने मैप देखा होगा उनको पता होगा, अंडमान निकोबार 550 द्वीपों का ग्रुप है, उसके 2 बड़े ग्रुप हैं, एक ग्रुप कहलाता है अंडमान, एक ग्रुप कहलाता है निकोबार। फिर निकोबार के 2 बड़े ग्रुप हैं, एक कहलाता है ग्रेट निकोबार, एक कहलाता है कार निकोबार, एक कहलाता है ग्रेट निकोबार। तो ये ग्रेट निकोबार के सबसे दक्षिण में यहां पर जो अंतिम जगह है जहां पर तिरंगा हम गाड़ सकते हैं उसको क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहां पर स्थित है, तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। बड़ा निकोबार लिखा हुआ है तो एक्चुअल में वहां पर शब्द चलता है इसके लिए ग्रेट निकोबार, ये वाला कहलाता है कार निकोबार। जानकारी के लिए, अंडमान जो है ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। अपर अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। इसी में ही मिडल अंडमान में अंडमान निकोबार की राजधानी है कौन सी, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट कहां पर है, यहां पर है, ग्रेट निकोबार का पार्ट है। हाँ, अब सबसे भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा इंदिरा पॉइंट है, लेकिन अगर उसने लिख दिया हो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु ब्रैकेट में लिख दे मुख्य भूमि पर कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। जो मुख्य लैंड है हमारा उस पर सबसे साउदर्न पॉइंट कौन सा है, कन्याकुमारी। वहां पे जाकर के हमको यूटर्न लेना पड़ता है, उसके आगे फिर समंदर शुरू हो जाता है। लेकिन जब अंडमान निकोबार में बोलेंगे तो सदर्न पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब चारों पॉइंट की बात कर लेते हैं, सबसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कौन कौन है। तो सबसे ईस्ट में जो अंतिम बिंदु पड़ता है जहां भारत का साम्राज्य है जहां तक, वो कहलाता है किबीथू या किबीथू, एक छोटे से गांव का नाम है।
सबसे वेस्ट में जो इलाका है इसको हम कहते हैं गोहर माता, या कई जगह लिखा होता है गौर माता, एक गांव है वहीं पर इलाका है। सबसे जो उत्तरी बिंदु है जो हिमालय है उसमें एक जगह है उसको हम कहते हैं इंदिरा कॉल, ठीक है। और सबसे एक्सट्रीम सदर्न पॉइंट मेनलैंड पे क्या है, कन्याकुमारी, और उसके नीचे अंडमान निकोबार में क्या है, इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार आप लोग घूमने जाएंगे तो वहां पर एक खंभा लगाया हुआ है सबसे लास्ट में, उस पर लिखा होता है इंदिरा पॉइंट। लगभग वहां पर सामान्यतः साल के 8 महीने बारिश होती रहती है क्योंकि सागर के बहुत निकट है, ठीक है। तो मैंने चारों बता दिए हैं, 2-3 सवाल इसके आधारित ही हो सकते हैं। ठीक है, सबसे अधिक पूरब की तरफ कौन सा नगर है इसमें से, फिर से मैंने बताया मैपिंग वाला खेल है सारा ये, ठीक है ना। हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलोर, सबसे पूरब में कौन सा है इसमें से, ठीक है। अब कंफ्यूजन भोपाल और बेंगलुरु में तो नहीं होनी चाहिए, अगर किसी को थोड़ी बहुत हो सकती है तो लखनऊ और हैदराबाद में हो सकती है, ठीक है। क्या लगता है इन दोनों में सबसे पूरब में कौन सा होगा भाई, लखनऊ और हैदराबाद में से? चलिए, ठीक है। तो ऐसे ही मैप्स में अलग अलग तरह के सवाल आते रहेंगे जो आपको तंग करेंगे, ठीक है। पूर्वांचल वर्ड आप में से कईयों ने सुना होगा, है ना। तो जैसे ही आप कानपुर को पार कर जाते हैं, कानपुर को पार करने के बाद धीरे धीरे पूर्वांचल शुरू हो जाता है, ठीक है। लखनऊ, गोरखपुर, ये सब पूर्वी इलाके हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। हैदराबाद जो है वो उससे पश्चिम में है। भारत का वो कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी, ये सबको पता है, कन्याकुमारी एकदम बीच में है, ठीक है। कन्याकुमारी के दक्षिण में क्या है, ये कन्याकुमारी हो गया, तो इसके दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। इसके पूरब में क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। इसके पश्चिम में क्या है, अरब सागर, है ना। तो ये वो इलाका है जहां पर ये तीनों आपस में मिलते हैं, ठीक है। कथन दे रखे हैं, सही वाला बताना है। आसाम, भूटान, अब ये बाउंड्री से है, भारत की अलग अलग बाउंड्री से है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि यहीं से, क्योंकि मुझे लगता है कि आज हमारा एक पर्याप्त, अभी हमने यहाँ पर 4-5 टॉपिक्स कवर किए हैं, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। जो कवर किए हैं इसको आप पढ़ लेंगे एक बार, ताकि और भी सवाल लगा सके। तो कौन कौन सा, पहला टॉपिक हमारा कौन सा कवर हुआ है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, कहां से कहां तक फैला हुआ है, ठीक है। दूसरा हमने क्या कवर किया, दूसरा हमने कवर किया भारत का क्षेत्रफल, जनसंख्या, पॉपुलेशन, एरिया, एक्सेट्रा। तीसरा हमने क्या कवर किया, टाइमलाइन, मानक समय रेखा जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। चौथा हमने क्या कवर किया, चौथा अभी हमने कवर किया है फारदेस्ट पॉइंट, सबसे दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी बिंदु कौन से हैं, दूरस्थ बिंदु, ठीक है। अब हमें इसके बाद क्या कवर करना है, तो उसके बाद हमें भारत के अड़ोस पड़ोस की बात करनी है। कौन कौन से राज्य हैं जो हम भारत की सीमाओं की बात करेंगे, है ना। कौन कौन से राज्य हैं जो अलग अलग सीमाएं बनाते हैं, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, समुद्री सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा कितनी है, इसकी चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में मिलते हैं।